मेरा मालिक बहुत ही कमीना था। उसने मुझे मना किया था, लेकिन मैं फिर भी एक ऐसा काम करने लगी जो मुझे नहीं करना चाहिए था। इस कमरे में बैठे हुए मुझे 2 घंटे हो चुके थे। यहाँ आने की मुझे बहुत उत्सुकता थी, क्योंकि यह तो किसी भी मनुष्य की फितरत होती है कि जिस काम से उसे मना किया जाए वह वही काम करता है। और मेरे मालिक ने मुझे कहा था, तुमने इस कमरे में नहीं जाना, लेकिन अब मुझे समझ आने लगी उसने मुझे यहाँ आने से क्यों रोका था। क्योंकि थोड़ी देर के बाद हलचल की आवाज आई और मेरा मालिक कमरे में आया। फिर मैंने देखा कि उसने वहां पर एक नहीं बल्कि तीन तीन। मैं कभी कभी बहुत खुश होती थी कि मैं इस शहर के एक अमीर आदमी के घर में नौकरानी का काम करती थी। नौकरानी का काम कोई बड़ा काम तो नहीं है, लेकिन यह बात भी अपनी जगह ठीक कही जाती है। इस मालिक को मुझ पर बहुत भरोसा था और इस घर में और कोई नौकर भी नहीं था। मुझे तनख्वाह भी बहुत ज्यादा मिलती थी, इतना ज्यादा काम नहीं होता। घर को कभी कभी साफ कर लेती, रोज कोई एक कमरा साफ करना होता या दूसरा। एक साथ सारे काम नहीं करती थी। घर जल्दी गंदा भी नहीं होता था, क्योंकि यहाँ कोई बच्चे नहीं थे। लेकिन जब वह मुझसे पूछते, मैं कह देती कि सारे घर को साफ कर दिया था, ताकि उनको लगे कि मैं बहुत ज्यादा मेहनत से काम कर रही हूँ। वह भी मुझे रोज रात को सुबह के काम बता देते थे और कहते थे कि सारे घर को साफ करना, लेकिन ऊपर वाली मंजिल के पहले कमरे को साफ नहीं करना, बल्कि वहां पर जाना भी नहीं, उस कमरे को बंद रखा है और कोई वहां अगर जाने की कोशिश करे तो मत जाने देना। मैं सोचती थी कि आखिर उस कमरे में ऐसा क्या है। जिस वक्त से मैं यहाँ काम कर रही थी, जब से मैं थी, वो कमरा बंद ही रहता था। कभी कभी तो घर के बंद कमरों को साफ करवा लिया जाता है, लेकिन उस कमरे में तो मालिक किसी को भी जाने नहीं देते थे और मुझे रोज कहते थे कि उस कमरे में नहीं जाना। मुझे पता था कि वहां पर नहीं जाना, तो मैं क्यों जाती वहां। मुझे यह बात रोज रोज कहते थे ताकि मैं गलती से भी वहां जाने के बारे में ना सोचूं। इसका मतलब है कि कुछ न कुछ ऐसा जरूर था जो मालिक छुपा रहे थे, और कोई बहुत बड़ी बात थी। मुझे उत्सुकता होना बिल्कुल जायज था, क्योंकि मेरे दिल में यह बात आ गई थी कि कुछ न कुछ ऐसा है जिसको मालिक छुपा रहे हैं, और मुझे नहीं पता था कि यह मेरी सबसे बड़ी गलती बन जाएगी। गलती नहीं, उसके बाद मेरी जिंदगी बदल गई थी। मेरी बिरादरी वाली मुझसे पूछती थी कि तूने इतने बड़े आदमी के घर में काम कैसे लिया, और क्या वहां पर और काम नहीं है। मैं कह देती थी कि नहीं नहीं, और काम नहीं है। सब लोग मुझसे जलते थे। साहब बड़े अजीब तरह के आदमी थे। मेरी उम्र बहुत कम थी, मैं खूबसूरत थी, जवान भी थी। उन्होंने कभी मेरी तरफ नहीं देखा था, अपने ही कामों में व्यस्त रहते थे, और अगर कभी गलती से भी कोई गड़बड़ हो जाती तो माफ नहीं करते थे। कहते थे कि सब कुछ टाइम पर मिलना चाहिए और सब कुछ ठीक होना चाहिए। मेरी उम्र इतनी ज्यादा तो नहीं थी, खाना बनाने में मुझे इतना ज्यादा अनुभव नहीं था। अगर मेरे से कोई गलती हो जाती तो मुझे बहुत डांटते थे। एक बार तो मेरी तरफ ऐसे आए जैसे मेरे थप्पड़ मार देंगे। किसी का भी मालिक उसको गुस्से में बातें सुना सकता है और थप्पड़ भी मार सकता है, ये कोई नई बात तो नहीं है। लेकिन मैं बहुत डर गई थी। मुझे मालिक के यहाँ काम करते हुए 2 साल हो गए थे। उससे पहले यहाँ कोई और नौकरानी काम करती थी और सुना था कि एक दिन पागल हो गई और यहाँ से चली गई थी। जाहिर है साहब की वजह से पागल नहीं हुई होगी, उसकी अपनी कोई वजह होगी, पर वह पागल हो गई थी, इसीलिए उसने काम छोड़ दिया था। फिर मुझे काम पर रख लिया गया था। मैं घर के काम ही नहीं करती थी, बल्कि कभी कभी सब्जी लेने चली जाती थी। बाकी घर की सारी चीजें ऑर्डर करके मंगवा लेते थे, लेकिन सब्जी लेने मैं खुद ही जाती थी। जब तक मैं खुद नहीं जाती थी मुझे अच्छा नहीं लगता था, और साहब भी कहते थे कि सब्जी ताजा नहीं होती, इसलिए सब्जी लेने में खुद ही जाया करती थी। आज भी बाजार ही जाना था, जब मैंने देखा कि एक लड़की दूर खड़ी है लेकिन मेरी तरफ देख रही है। उसकी हालत बहुत बुरी थी। उसके कपड़े फटे पुराने गंदे थे और मुझे ऐसे देख रही थी जैसे मैं कोई चीज खा रही हूँ और उसे भी ज्यादा भूख लगी है, पर मैं तो कुछ नहीं खा रही थी, इसलिए मैं अपने काम में लगी रही। थोड़ी देर बाद में किसी और तरफ से आकर खड़ी हो गई और फिर भी मुझे ही देखने लगी और मेरे पीछे पीछे भी आ रही थी। अब मैंने सोच लिया कि इससे पूछती हूँ कि क्या है, कोई बात करना चाहती है। वह मेरे रास्ते में आकर मुझे रोकने लगी। मैंने कहा कि कौन हो तुम, क्यों मुझे देख रही हो। जब मुझे ऐसा करते हुए एक आदमी ने देखा तो उसने कहा कि यह तो पागल है, तुम मुझसे क्या पूछ रही हो। मैंने कहा कि नहीं, यह मुझे कब से देख रही थी।
उस पागल लड़की ने कहा, तुम जतेंद्र साहब के घर में काम करती हो ना? मैंने कहा, हाँ करती हूँ। तुम्हें कैसे पता चला? मैं हैरान हुई कि इसको कैसे पता कि मैं कहाँ काम करती हूँ। उसने कहा, तुम्हारे साहब ने तुम्हारे साथ कुछ गलत तो नहीं किया? मैंने कहा, कैसी बातें कर रही हो, कुछ बुरा नहीं किया उसने मेरे साथ, और तुम क्यों ऐसी बातें फैला रही हो? मैंने कहा, क्या बाहर के लोगों के साथ कुछ बुरा करते हैं साहब? जिनका नमक खाया है उनके साथ तो अच्छे तरीके से पेश आना सीखो। तो कहने लगी, नमक खाने की बात नहीं है, लेकिन कहीं तुम उस कमरे में तो नहीं गई? जब उसने यह बात की तो मैं बहुत हैरान रह गई थी। इसको भी उस कमरे के बारे में पता है? मैंने कहा कि कौन सा कमरा? मैं जानबूझकर उसे पूछने लगी। उसने कहा कि वही कमरा जो दूसरी मंजिल पर है, दूसरी मंजिल का पहला कमरा। उसने तो पूरा पता ही बता दिया। मैंने कहा कि तुम्हें कैसे पता? उसने कहा, जब मैं वहां रहती थी तो मेरी गलती यह थी कि मैं उस कमरे में चली गई थी। देखो मेरी क्या हालत हो गई है। मैंने कहा, क्या कहना चाहती हो? मुझे पूरी बात बताओ। वो मुझे लेकर एक तरफ आ गई तो मुझे उससे डर भी लग रहा था और मैं खुद भी डर रही थी, क्योंकि जैसी बातें वह कर रही थी ऐसे लगता था जैसे वह सब कुछ जानती है और उसके साथ घर में कुछ बहुत बुरा हुआ है। उसके साथ भी हुआ है और मेरे साथ भी हो सकता है। उसने कहा कि कुछ भी करना पर उस कमरे में नहीं जाना। जब मैंने कहा, क्या है उस कमरे में? जब मैंने ये सवाल किया तो उसकी आंखें अचानक फटी की फटी रह गईं। ऐसा लगा जैसे उसके सामने कुछ हो रहा है और उसी को दिखाई दे रहा है। वह चिल्लाने लगी। मैं उसे संभालने की कोशिश कर रही थी पर नहीं संभाल पा रही थी। मैं उसे बार बार पूछती, बताओ उस कमरे में क्या है, लेकिन वह अब जवाब देने की हालत में नहीं थी। थोड़ी देर बाद बाजार वाले भी वहां इकट्ठे हो गए और उसे एक आदमी पकड़ के ले गया। कहा, इसको इसकी माँ के घर छोड़ आता हूँ, इसने सबको परेशान कर रखा है। यह अपने घर में भी नहीं रहती, पागल हो गई है, अपने घर से भाग जाती है और यहाँ बाजार में आ जाती है। इसकी माँ भी इसके लिए बड़ी परेशान है। शायद वह आदमी उसे जानता था, इसलिए उसका हाथ पकड़कर उसे उसके घर ले गया, लेकिन वह मुझे पूरी बात नहीं बता पाई और उससे पहले ही उसको दौरा पड़ गया। मुझे बहुत बुरा लगा कि पूरी बात बता देती तो मुझे पता चल जाता कि आखिर उस कमरे में क्या था, क्योंकि वह कह रही थी कि वह भी उस कमरे में गई थी। यह सब कुछ बहुत अजीब था। अब तक मैं खुद को संभाल नहीं पा रही थी। उस लड़की की आंखें, उसकी बातें, उसकी हरकतें मेरे दिमाग में थी। जब मैं घर आई तो साहब सामने ही बैठे थे। उन्होंने कहा कि इतनी देर कर दी। मैंने सोचा कि बाजार में लड़की के बारे में बताना चाहिए या नहीं, फिर मैंने सोचा रहने देती हूँ। मैंने कहा कि नहीं, बाजार में बहुत भीड़ थी इसलिए देरी हो गई। उन्होंने कहा कि ठीक है, जल्दी जल्दी खाना बना दो, और काम करते हुए भी उसके बारे में मैं सोच रही थी। वह लड़की मेरे दिमाग में थी और उसकी बातें। इसका मतलब उस कमरे में जरूर कुछ था। साहब मुझसे बहुत ज्यादा खाना बनवाते थे। मुझे लगा कि शायद साहब खाना खाने के बहुत ज्यादा शौकीन हैं और उनको खाना खाना बहुत पसंद है, लेकिन खाते तो वो थोड़ा सा थे। फिर वह खाना भी ना जाने कहाँ चला जाता था। मुझे तो यही लगता था कि चौकीदार को दे देते हैं, क्योंकि इस घर में मेरे अलावा एक चौकीदार भी था जिसका काम बाहर बैठना होता था। वह बाहर बैठकर घर की देखभाल करता था और अंदर किसने आना है किसने नहीं, उस पर बहुत ज्यादा ध्यान देता था। इस घर का माहौल कुछ अजीब था। एक मेरी बिरादरी वाली कहने लगी कि अच्छा हुआ कि तू ही वहां पर काम करती है, हम में से तो कोई वहां नहीं जाएगा। मैंने कहा कि क्यों, क्या हो गया? तो कहने लगी कि जो नौकरानी पहले वहां काम करती थी, सुना है वह पागल हो गई है। ये कहानी उन तक भी पहुंच चुकी थी। यह वही लड़की थी जो पहले मुझे कहती थी कि मुझे नौकरी दिला दे, तेरा साहब बहुत ज्यादा पैसे देता है, और अब कहती थी अच्छा हुआ कि हम यहाँ काम नहीं करते। उन लोगों ने अब मेरा मजाक उड़ाना शुरू कर दिया था। उसने कहा था कि एक दिन तू भी वहां से पागल होकर निकलेगी। पर जब मैं मालिक को देखती तो वो कोई बुरे आदमी नहीं लगते थे। कभी उन्हें बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता तो पागल ही हो जाते थे, लेकिन इस तरह तो किसी को भी गुस्सा आता है। मैं खुद भी बहुत गुस्से वाली थी। एक दिन साहब का मूड बहुत अच्छा था तो मैंने सोचा कि मैं खुद ही उनसे पूछ लेती हूँ उस कमरे में क्या है। मुझे लगा कि मैं यह काम कर लूंगी और बड़ी आसानी से पूछ लूंगी, लेकिन मुझे क्या पता था कि यह मेरी सबसे बड़ी गलती होगी। उन्होंने कहा कि आज तूने खाना बड़ा अच्छा बनाया है, मेरे लिए अच्छी सी चाय बना दे और अपने लिए भी चाय बना ले। मैंने उनके लिए चाय बना दी और वो चाय पीने लगे।
और कहने लगे कि तू भी बैठ जा, आज मिलकर चाय पी लेते हैं। वैसे तो इस घर की नौकरानी है, लेकिन तेरे अलावा इस घर में कोई नहीं है। मैं अपना पूरा घर तेरे हवाले करके जाता हूँ। 2 साल हो गए हैं तुझे यहाँ रहते। अरे कुत्ते से भी इंसान का दिल लग जाता है, तो तू तो फिर भी इंसान है। पता नहीं ये मेरी तारीफ कर रहे थे या बेइज्जती कर रहे थे। मैं अपना चाय का कप पकड़े कोने में बैठ गई। मैंने कहा, आपका घर बहुत बड़ा है, आप भी बहुत अच्छे इंसान हैं, लेकिन आप बिल्कुल अकेले हैं। आपकी जिंदगी अकेले गुजारते हैं। आपको अजीब नहीं लगता? तब वह कहने लगे कि हमेशा से अकेला नहीं था, एक लड़की मेरी जिंदगी में थी। मुझे नहीं पता था कि साहब इतनी जल्दी अपने दिल की बातें करने लगेंगे। मैं भी बहुत सोच समझ कर बोल रही थी। मैंने कहा कि अच्छा, इस घर की कोई मालकिन भी थी? कैसी थी साहब? कहने लगे कि मालकिन तो वह कभी बन ही नहीं सकी। मैं उसे इस घर की मालकिन बनाना चाहता था। उसने मेरे साथ दिल्लगी की, मुझे धोखा दिया और किसी और के साथ भाग गई। मैं उससे शादी करना चाहता था, पर उसका कहना था कि उसे मुंबई जाना है और मॉडलिंग करनी है। मैंने उसे कहा कि मुझसे शादी कर ले, मैं तुझे जिंदगी की हर खुशी दूंगा। वह कहती थी कि मॉडलिंग करनी है, पैसे कमाने हैं, छोटे छोटे ख्वाब पूरे करने हैं। मैं उसे कहता था कि मैं तेरे ख्वाबों को भी पूरा कर दूंगा, तू बस मेरा हाथ थाम ले। पर उसने मेरा हाथ नहीं थामा। औरतें ऐसी ही होती हैं। साहब के चेहरे पर नफरत आ गई। मैंने कहा कि फिर वह कहाँ गई? कहाँ चली गई? वो बोले, जहां उसे जाना था चली गई। मुंबई में छोटे छोटे टीवी ऐड करती है और बस अपनी जिंदगी गुजार रही है। अगर मेरे साथ रहती तो इस घर की मालकिन होती। मैंने कहा कि फिर भी आपको याद तो आती होगी। तो कहने लगे कि हाँ, जिंदगी का एक हिस्सा है। तू बता, क्या तुझे ऐसा कोई याद नहीं आता? तेरी जिंदगी में भी कोई नहीं है? मैंने कहा कि साहब, हम तो गरीब लोग हैं, हमें गरीबी से ही फुर्सत नहीं है। आजकल तो जिसके पास कुछ नहीं होता, उसको कोई हेलो हाय बोलकर भी राजी नहीं है। रिश्ता रखना तो दूर की बात है। साहब ने कहा, यह तो है, इसका मतलब कि पैसा ही सब कुछ है। मेरे पास पैसा था, फिर भी वह मेरे पास नहीं आई। मैंने कहा कि साहब, यह सब किस्मत करवाती है। तो उनको यह बात बहुत अच्छी लगी। उन्होंने पूछा कि तुझे यहाँ कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? मैंने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं है, लेकिन वह मेरी बिरादरी वाली है ना, वह बहुत अजीब अजीब बातें करती है। कहती है कि अकेला घर है। साहब मुझे नजर भर के देखने लगे। मुझे यह नहीं पता था कि मैं आगे क्या बोलूं। उन्होंने कहा कि अकेला घर है तो क्या हुआ, तू उनको बताया कर कि यहाँ पर ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने कहा, मैं बताती हूँ, पर वो बहुत अजीब सी बातें करती है। मेरे साहब ने कहा कि फिर तू उससे बात ही नहीं किया कर, और हाँ, कल पूरा घर साफ करना और कागज वगैरह लाकर मेरे कमरे में रख देना। मैं बाद में देख लूंगा कि कौन से रखने वाले हैं और कौन से फेंकने वाले हैं। मैंने कहा ठीक है, कर दूंगी। मैं जब उस कमरे के पास से गुजरती थी तो मुझे ऐसा लगता था जैसे इंसान के पीछे कोई खड़ा हो तो उसे पता चल जाता है, इसी तरह कमरे में कोई हो और बाहर से कोई गुजरे तो उसे एहसास हो जाता है कि अंदर कोई है। और अगर अंदर कोई था तो वह कुछ भी बोलता कुछ क्यों नहीं था, बाहर निकलने की कोशिश क्यों नहीं करता था? ऐसे कैसे साहब किसी को अंदर रख सकते थे? क्योंकि जब वह कहते थे कि अंदर कमरे में नहीं जाना, तो पहला ख्याल आता था कि शायद उस कमरे में किसी को बंद करके रखा है, लेकिन ऐसा होना बहुत मुश्किल था। और उस कमरे की चाबी साहब कमरे में रहती थी, और जब वह कहीं बाहर जाते तो अपनी जेब में चाबी डालकर ले जाते थे। मैं कभी कभी उनके कपड़े धोती तो जेब में चाबी पड़ी होती थी, उनको वापस दे देती थी। चाबी हमेशा उनके पास रहती थी। मैं स्टोर में चली गई और पेटी साफ करने लगी। मुझे वहां से एक डिब्बा मिला, इसमें कई सारे कागज थे। साहब ने कहा था कि कागज मेरे कमरे में रख देना, मैं देख लूंगा। फेंकने से पहले अगर कोई काम का है तो मैं उसे रख लूंगा। मैंने ऐसा ही करना था और मैंने डब्बा उठाकर नीचे रखा, लेकिन मेरी नजर एक ऐसे कागज पर पड़ी कि मैं हैरान रह गई। मैं ज्यादा पढ़ी लिखी तो नहीं थी, लेकिन इतना तो पता चल रहा था कि यह कागज किसी चीज का है। यह तो किसी की शादी का सर्टिफिकेट था, जिस पर साहब की तस्वीर लगी थी। और उस लड़की की भी, लड़की बहुत ज्यादा सुंदर थी, दुबली पतली सी थी, लेकिन उसका चेहरा ठीक से नजर नहीं आ रहा था क्योंकि यह सर्टिफिकेट की फोटो कॉपी थी। मैंने नाम पढ़ने की कोशिश की तो हैरान रह गई, क्योंकि नाम की जगह लिखा था मीना। और साहब तो कह रहे थे कि मैंने उस लड़की को कहा था कि मुझसे शादी कर ले, और उसने मुझसे शादी नहीं की और वह चली गई। तो फिर यह शादी का सर्टिफिकेट कहाँ से आ गया?
इसका मतलब वो झूठ बोल रहे थे। मेरी भी एक जिंदगी थी, कोई नाटक नहीं था कि मैं इस धुन में लग जाती कि कौन है क्या है। मुझे खुद अपने बारे में भी तो देखना था, कहीं मेरे साथ कोई मुसीबत हो जाए। इसलिए मैंने सर्टिफिकेट नहीं पता किया। लेकिन थोड़ी देर के बाद मेरे हाथ ऐसी चीज लगी जिससे मैं हैरान रह गई। इस डिब्बे में एक तस्वीर थी जिसमें साहब और वह लड़की मीना एक साथ बैठे थे, और आगे एक छोटी सी लड़की भी बैठी थी, यानी कि साहब की बेटी। इसका मतलब यह था कि या तो यहाँ कोई बहुत बड़ी मुश्किल में था और उसके साथ कुछ बुरा होना था, या फिर कुछ बुरा हो चुका था। अब मेरा ज़मीर मुझे इजाज़त नहीं दे रहा था कि मैं सब कुछ यहीं छोड़ दूं। मैंने वह कागज़ जब साहब के कमरे में रखने गई तो वो अंदर ही बैठे थे। उन्होंने कहा कि वहां कोने में रख दो, और जब मैं जाने लगी तो मुझे रोक लिया। मैं डर गई क्योंकि अब मेरे दिल में भी चोट था। वह कहने लगे कि एक बात सुन। मैंने कहा कि बोलो साहब। उन्होंने कहा कि क्या तुझे पढ़ना आता है? शायद वह समझ गए थे कि कहीं मैंने कागज देख न लिए हों। मैंने कहा कि हमें कहाँ पढ़ना आता है साहब, माँ ने कभी स्कूल ही नहीं भेजा। अपना नाम लिखना आता है, वह भी ऐसे ही लिख देती हूँ, बस याद किया हुआ है, और कुछ नहीं आता। इस बात पर उन्होंने कहा कि चल ठीक है, जा यहाँ से। कुछ दिन तो यूं ही गुजर गए। उसके बाद एक दिन मैंने साहब को किसी से फोन पर बात करते हुए सुना। इतना मुझे याद है, दूसरे आदमी की आवाज नहीं आ रही थी, इसीलिए ठीक से बात समझ नहीं आ रही थी, लेकिन वह कह रहे थे कि नहीं, मैं माफ करने वालों में से नहीं हूँ। अगर किसी को पता चलता है तो चल जाए। किसको पता चलेगा? मुझे लगता था कि उस लड़की के बारे में बात हो रही थी। या तो वह लड़की जिंदा थी, और या फिर साहब ने उसे कब से दुनिया से भेज दिया था और उस कमरे में उसी के हवाले से कोई सबूत छिपाया हुआ था, और मुझे जानना बहुत जरूरी था। एक दिन मैंने सोचा कि कमरे की सफाई तो साहब करवाते नहीं हैं, अगर किसी तरह कमरे के अंदर छुप जाऊं और जब साहब चले गए तो फिर देख लूंगी कि अंदर क्या हो रहा है। क्योंकि ऐसा नहीं कर सकती थी कि बस अंदर जाऊं और बाहर आ जाऊं। अगर ऊपर से साहब आ जाते तो बहुत बुरा होता। मुझे साहब के कपड़ों में हमेशा चाबी मिलती थी, लेकिन अब नहीं मिल रही थी। मैं हैरान हो रही थी कि अब जरूरत है और चाबी मिल रही है। और फिर एक दिन मुझे चाबी मिल गई, और मैंने उस चाबी का निशान साबुन पर ले लिया और साबुन में चाबी बनाने वाले के पास ले गई, और उसने मुझे डुप्लीकेट चाबी बनाकर दे दी। अब मेरे पास भी उस कमरे की चाबी थी। मैं पता नहीं क्यों यह सब कर रही थी। ऐसा लगता था कि जैसे कोई मुझसे ये सब करवा रहा था। पर जो भी था, उस कमरे में बहुत मुसीबत में था। शायद उसकी किस्मत थी कि मेरे दिमाग में ये सारे तरीके और आइडियाज आ रहे थे, और मैं बिना सोचे समझे ही सब कुछ कर रही थी। इस काम में मैं कितना खतरा था ये मैं भी जानती थी, लेकिन फिर भी मैं बिना सोचे समझे ये सब कर रही थी। इसका मतलब यह था कि सब कुछ मुझसे उस इंसान की किस्मत करवा रही थी। एक दिन मैंने साहब को देखा, वो बैठकर गीता को सुन रहे थे, जिसमें लिखा था कि किसी के साथ बुरा करोगे तो बुरा होगा। इंसान अपने कर्मों का फल इसी दुनिया में काट कर जाता है। मैं सोच रही थी कि ऐसे बैठकर गीता सुन रहे हैं जबकि खुद किसी के साथ इतना बुरा कर रहे हैं। अब मुझे पता चल गया था कि घर से खाना कहाँ गायब हो जाता था। जब खाना गायब होता था तो मैं सोचती थी कि मैंने तो खाया नहीं, कहीं साहब मुझ पर ही ना इल्जाम लगा दें कि मैं ही खाना खा जाती हूँ, या फिर चौकीदार पर इल्जाम लगा दें। अब मैं ये समझ गई थी कि खाना कहाँ जाता है। उसे कमरे की चाबी भी साहब अपने पास लिए रखते हैं, क्योंकि वो बार बार उस कमरे में जाते थे। मैंने सोचा साहब तो अच्छे इंसान हैं, फिर आखिर जो नौकरानी यहाँ पर पहले काम करती थी वो पागल कैसे हो गई थी? उस दिन उसे दौरे पड़ रहे थे। मुझे भी कुछ समझाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन बेचारी समझा नहीं पाई। मुझे उस कमरे में जाना चाहिए। मैंने सोचा कि मैं उस कमरे में जरूर जाऊंगी। एक दिन साहब ने कहा कि मैं आज देर से आऊंगा, तुम काम खत्म करके चली जाना। मैंने कहा कि ठीक है। यही अच्छा मौका था जब मुझे ये सब कुछ करना था, क्योंकि आज साहब को देर से आना था। मैंने काम खत्म कर लिया और मैं घर से निकल गई। मैंने देखा कि चौकीदार सो रहा है। मैंने उसे बताया और कहा कि सो रहा है काम पर, तो वह कहने लगा कि क्या करूं, नींद आ जाती है, वैसे भी इस घर में आता ही कौन है। मैंने कहा कि अगर काम नहीं है तेरा तो काम छोड़ दे। वह कहने लगा तू क्यों गरीब के पेट पर लात मारने की बातें कर रही है। मैंने कहा अच्छा मैं जा रही हूँ, साहब देर से आएंगे, घर का ख्याल रखना। उसने कहा हाँ ठीक है। मैं दरवाजे के पीछे छुप गई, और वह 2-4 मिनट बाद ही फिर से सो गया और मैं घर के अंदर आ गई।
मुझे चौकीदार को यह दिखाने की जरूरत थी कि मैं घर से चली गई हूँ, ताकि कल को अगर कोई ऐसी वैसी बात होती तो वो कहता कि यह तो चली गई थी। मैं अंदर चली गई, दूसरी मंजिल पर चली गई थी। मुझे अब दरवाजा खोलना था। मैं घबराई हुई थी। मैंने दरवाजा खोल दिया। जैसे ही अंदर गई, अंदर का माहौल देखकर हैरान रह गई। पहली बात तो यह थी कि यह सिर्फ एक कमरा नहीं था, यहाँ पर एक छोटा सा लॉन भी था और दो कमरे थे। मैं एक कमरे के अंदर चली गई। इधर से बहुत बुरी बदबू आ रही थी। यहाँ की सफाई सालों से नहीं हुई थी और मैं सोच रही थी कि यहाँ कोई रहता था। मैंने कहा, मीना, मैं तुम्हारी मदद करने के लिए आई हूँ, कहाँ हो तुम? अब थोड़ी देर के बाद वहां पर कुछ ऐसा हुआ कि मैं हैरान रह गई। रात को जब साहब कमरे में आए खाना देने, तो साहब मेरी आंखों के सामने थे। मैं साहब को देख सकती थी, पर साहब मुझे नहीं देख सकते थे और मैं कुछ कर नहीं सकती थी क्योंकि मुझे रस्सियों के साथ बांधा गया था। साहब अंदर आए और कहने लगे, खाना खा लो। मीना पागलों की तरह चिल्लाने लगी, नहीं खाना मुझे तुम्हारा खाना, चले जाओ यहाँ से। मैं साहब को बताना चाहती थी कि मैं अंदर हूँ, लेकिन मैं बोल नहीं सकती थी। साहब ने उसे खाना खिलाया और उसे बहुत प्यार से बात कर रहे थे और वह बाद में चिल्ला रही थी। उसने साहब को भी मारा। साहब उसे खाना खिलाकर बर्तन उठाकर वहां से चले गए और मैं यहाँ पर कैद थी। मुझे मीना ने यहाँ पर बंधक बना लिया था। वो वाकई मानसिक रोगी थी और मैं उसकी मदद करने के लिए आई थी, लेकिन जरूर कहानी कुछ और थी। मुझे उसकी कहानी का पता नहीं चला, लेकिन मेरी जान खतरे में थी और मेरी आखिरी उम्मीद साहब पर थी। वही मेरी मदद करने की कोशिश कर सकते थे, क्योंकि मैं उनके घर काम करने के लिए आती थी। अगले दिन मैं काम पर नहीं आई तो उन्होंने जरूर मेरे बारे में पूछा होगा और अगर चौकीदार से पूछते कि मैं कब गई थी तो वह तो यही कहता कि मैं यहाँ से चली गई थी। मैंने अपने पांव पर खुद ही कुल्हाड़ी मारी थी। मेरी उत्सुकता मुझे यहाँ तक ले आई थी। अब मैं बहुत बड़ी मुसीबत में थी, क्योंकि मीना ने तो खाना खा लिया, पर मैंने न खाना खाया न पानी पिया था। दूसरा दिन आ गया। मेरी हालत खराब होने लगी। साहब फिर उसको खाना खिलाने आए थे। मैंने चिल्लाने की कोशिश की और हाथ दीवार पर मारकर आवाज निकालने लगी। मेरे बाजू में इस तरह बहुत दर्द हो रहा था। साहब मेरे बारे में पता चल गया। उन्होंने जब मुझे देखा तो वे हैरान रह गए। मेरी आंखें खुली तो मैं हॉस्पिटल में थी और साहब की शक्ल नजर आ रही थी। अब साहब मुझे हॉस्पिटल से घर लेकर जा रहे थे, लेकिन रास्ते में मैं कुछ बोल नहीं रहे थे। उन्होंने पूछा, ठीक हो? मैंने झुकी हुई नजरों से कहा, हाँ मैं ठीक हूँ। जब घर आए तो मुझे पानी का गिलास पकड़ाया और कहा, पानी ज्यादा पिया करो, तुम्हें पानी की कमी हो गई है। मैंने कहा, साहब। कहने लगे, चुप रहो, कोई बात नहीं। मैंने कहा, नहीं, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है। मुझे लोगों ने बहुत बातें सुनाई थी और जो औरत पहले काम करती थी वह भी मुझे मिली थी। मैंने साहब को सब कुछ बता दिया तो कहने लगे, उसको मैंने मीना की देखभाल के लिए रखा था, पर मीना ने उसे भी पागल कर दिया था। वो बार बार उस कमरे में आती थी, इसलिए शायद वह पागल हो गई थी, लेकिन बच गई थी। उसके बाद से ही इसकी हालत ऐसी हो गई कि इसको काम से निकालना पड़ा। मैंने कहा, कौन है यह मीना? तो कहने लगे, वह मेरी पत्नी है। यह सुनकर मैं हैरान रह गई। उन्होंने कहा, हम दोनों की शादी हुई, हमारी एक बेटी भी थी, लेकिन मीना को अचानक से दिमाग की बीमारी हो गई और वह हम सबके लिए खतरा बन गई। वह अपना ख्याल नहीं रख सकती थी, इसलिए मैंने उसका ख्याल रखने के लिए नौकरानी रखी थी। मैं अपनी बेटी का ख्याल खुद रखता था, लेकिन तुम्हें पता है कि मैं बहुत ज्यादा बिजी आदमी हूँ और मुझे काम भी करने थे, इसीलिए मेरे लिए यह सब कुछ बहुत मुश्किल हो गया था। मैंने मीना को डॉक्टर को भी दिखाया था। डॉक्टर कोई उम्मीद नहीं दिखा रहा था। वह कहता था कि उनकी हालत दिन ब दिन खराब हो रही है, पागल खाने में एडमिट करवाएं। लेकिन मैं ऐसा नहीं चाहता था, क्योंकि मुझे मेरी पत्नी से बहुत प्यार था और मैं उसे बहुत प्यार करता था। उसे पागल खाने में कैसे एडमिट करवा सकता था? मेरी बेटी कभी कभी उसके पास जाने की जिद करती थी, लेकिन मैं उसे बड़ी मुश्किल से रोकता था, क्योंकि मुझे डर लगता था कि हमारी बेटी को ही कुछ ना कर दे। और फिर एक दिन ऐसा हुआ कि मीना मेरी बेटी के कमरे में चली गई, क्योंकि उसको बांध कर नहीं रखा था। ना जाने उसने क्या किया कि मेरी बेटी का पांव फिसल गया, जिसकी वजह से वह सीढ़ियों से गिर गई और इस दुनिया से चली गई। मुझे ऐसा लगता है कि इन सब के पीछे मीना ही थी, पर मुझे ऐसा लगता है कि वह खुद एक बदकिस्मत औरत है जो अपने ही संतान के लिए खतरा बन गई। और शायद उसने हमारी बेटी के साथ। साहब इतना बोलकर रोने लगे। उनकी यह बात सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गया और मैं भी रोने लगी,
क्योंकि मैंने उस लड़की की तस्वीर देखी थी, वह बहुत ज्यादा प्यारी थी। हाँ, साहब की बेटी थी और साहब को उससे बहुत मोहब्बत थी। साहब बोले मेरी हालत इतनी बुरी हो गई और मैं मजबूर हो गया। मैंने अपनी पत्नी को कमरे में बंद कर दिया। मैंने उसे दवाई वगैरह दी, खाना भी खिलाया, फिर बाकी घर नहीं संभाला। बहुत गंदा रहता था, इसलिए मैंने तुम्हें नौकरी पर रखा। मुझे तो तुम पर बहुत भरोसा था। मैंने कहा मुझे माफ कर दो साहब, मेरी कोई गलती नहीं थी। मेरे दिल में एक सवाल था कि आपने उसके साथ कुछ बुरा किया है। तो कहने लगे सबको यही लगता है कि मैंने बुरा किया है, लेकिन असल में वह एक दिमाग की बीमारी में घिरी हुई है और मानसिक रोगी है। फिर साहब ने पूछा कि तुम्हारे साथ क्या हुआ, तो मैंने कहा कि मैं तो उस कमरे में उसे बचाने के लिए गई थी। मुझे लगा था कि मैं उसकी मदद करूंगी, वो किसी मुसीबत में होगी। और फिर मैंने जब उसे पूछा कि तुम मीना हो, तुमको यहाँ पर किसने बंद किया, तो उसने मुझे धक्का देकर जमीन पर गिरा दिया। मैं बेहोश हो गई और जब मेरी आंख खुली तो उसने मुझे रस्सियों के साथ बांधा हुआ था। यह सब कुछ जो मेरे साथ हुआ, मैं सारी जिंदगी भूलने वाली नहीं थी। मैंने साहब को बुरा समझा था, लेकिन इस कहानी में साहब बुरे नहीं थे। मैंने साहब को कहा अगर आप चाहते हो तो मुझे नौकरी से निकाल दो, क्योंकि अब आपको मुझ पर भरोसा नहीं होगा। क्योंकि मैंने उस कमरे की चाबी भी आपसे चुपके बनवाई थी और कागज भी देख लिए थे, तो पूरा प्लान बनाया था। उन्होंने कहा कि इस बात से साबित होता है कि तुम बहुत समझदार हो, इसलिए तुम्हें मैं इस घर में रखना चाहता हूँ, ताकि कल को अगर कोई इस तरह का मामला हो तो तुम उसको हल कर सको। यह सुनकर मैं हैरान रह गई कि साहब अभी भी मुझ पर भरोसा करने को तैयार हैं। मैंने रोना शुरू कर दिया। साहब कहा कि तुम यहीं पर काम करो, और अब इस बात को 2 महीने हो गए हैं। मैं मीना का ख्याल रखती हूँ। अब साहब उसको कमरे में बंद करके नहीं रखते, पर अब भी मीना का बहुत ख्याल रखना पड़ता है। कभी कभी उसे दौरा पड़ जाता है, लेकिन अब उसे नीचे ही रखते हैं ताकि सबको पता चलता रहे कि वह क्या करती है। जब उसे दवाई दी होती है तो वह शांत हो जाती है। हम लोग उसको खाना भी खिलाते हैं। साहब बहुत खुश रहते हैं। वह कहते हैं कि तुम्हारे किए गए काम की वजह से मैं तुम्हें बुरा नहीं समझता। तुम्हारी जगह कोई भी होता तो यही करता। इस बात का शुक्र है कि तुम पुलिस के पास नहीं गई। पुलिस आ जाती तो होता कुछ नहीं, लेकिन बात बाहर निकल जाती। कभी कभी साहब को देखती हूँ तो हैरान रह जाती हूँ कि कैसे अपनी पत्नी के लिए इतना कुछ कर रहे हैं, जबकि उनकी पत्नी पागल हो चुकी है। और कहते हैं कि मैं इस पागल खाने में इसे एडमिट नहीं करवाऊंगा। दवाइयां कभी असर करती हैं, कभी नहीं करती। कभी ऐसा लगता है कि जैसे सब कुछ ठीक हो जाएगा। आप लोग बताएं कि आप लोग भी यही समझते हैं कि इन सारे काम में साहब की ही गलती है। इंसान को अच्छी तरह से सोच समझकर फैसला करना चाहिए, क्योंकि कभी कभी आंखों द्वारा देखा हुआ भी झूठा होता है। मेरी किस्मत अच्छी थी कि साहब ने मुझे बचा लिया, नहीं तो मेरी कमरे में दूसरे दिन ही हालत बहुत खराब थी। मैंने साहब के साथ काम करके और उनकी पत्नी की सेवा करके बहुत खुशी महसूस की। अब मेरे लिए ये काम नहीं बल्कि एक सेवा है जो मैं दिल से करना चाहती हूँ। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।